नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 10 की, जिसका शीर्षक है बीजीय व्यंजक। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्नावली 10.1 की। हमेशा की तरह सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में चर, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। अच्छा ठीक है, अब देखिए प्रश्न को हमने पढ़ लिया है। अब आप 1 मिनट के लिए मेरी एक बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि मैं 16 में से कितना घटाऊंगा कि मुझे जो है 7 प्राप्त हो। 16 में से मैं कितना घटा दूं कि मुझे जो है वो 7 प्राप्त हो जाए। तो आप बताइए कितना घटाना पड़ेगा मुझे, ये कैसे पता करेंगे? ये वाला गणित तो आप झट से बता देंगे कि 16 में से आपने अगर 9 घटा दिया तो आपको 7 मिल जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर ये पता ना होता तो आप पता कैसे लगाते? तो आप यही कहते ना कि सर ये जो 16 है इसमें से अगर हम ये 7 को घटा देंगे तो हमें यहाँ वाला उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक है, ये पता कैसे चला कि हमें 16 में से 7 को घटा देना चाहिए? एक विधि के द्वारा। उस विधि में हमें जो नहीं पता है उसे हमें कुछ मान लेना चाहिए। जैसे मान लिया कि 16 में से x घटा देंगे तो 7 मिलेगा, इसीलिए अब पक्षांतर कर देंगे। x बराबर से हो जाएगा कितना? x बराबर से हो जाएगा 16 ऋण 7। ये 16 इधर चला जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, x के पास भी माइनस था, माइनस से माइनस कट गया तो बचा x बराबर से 16 ऋण 7। और फिर x का मान आ जाएगा कितना? 9। और फिर आप कहेंगे कि ये 9 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसी विधि को आज हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक x है, उसमें से दूसरे y को घटाया जाए या a को जोड़ा जाए या b को घटाया जाए जो x का दुगना है, तो इन्हें हमें समीकरण के रूप में लिखते भी आना चाहिए। बस उसी की प्रैक्टिस जो है आप कह लीजिए कि आज हमारी इस प्रश्न क्रमांक 1 में होगी। तो ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न को, और बहुत ही सरल है ये। सच बात तो यह है कि आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, इस कक्षा की तमाम पाठ्य पुस्तकों में सबसे सरल विषय मुझे गणित इसलिए लगता है क्योंकि गणित जो है उसका बहुत ही बुनियादी स्वरूप, कहने का मतलब है कि एक इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का इस क्लास में आपको दिया गया है 7th में, है ना। तो बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी आपको, बहुत ही सरलता से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और इसमें पहले वाले प्रश्न में जो है 8 प्रश्न हैं कुल मिला करके, तो इन 8 प्रश्नों को एक एक करके हल करना है। तो मैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने हल करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यानी पहला वाला पहले का लिखा है, संख्या y में से z को घटाया। इसी के सामने इसका उत्तर लिख देता हूँ। तो y में से अगर z को घटाएंगे आप, तो y में से z को घटाना मतलब ये y था, इसमें से z घटा दिया, ये इसका उत्तर हो गया। देखिए कितना सरल है, बताइए मुझे आप, है ना। इसके बाद में दूसरा लिखा हुआ है कि संख्याओं x और y के योग का आधा। ठीक है, तो x और y के योग का आधा यानी x धन y बटे 2। इतना आसान है। इसके बाद में तीसरा, बड़ी सरलता से आपको सब समझ में आ रहा होगा। संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, स्वयं उससे गुणा किया जाता है, यानी z को z से ही गुणा किया जाता है। ठीक है, तो z का जब आप z से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा z की घात 2। ठीक है ना, यही होगा ना, z गुणा z यानी z की घात 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा है, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। ठीक है, यानी p और q का गुणा करना है और उसका 1/4 यानी उसका बटे 4 करना है। 1/4 मतलब बटे 4 ही होता है ना, तो pq बटे 4 ये हो जाएगा आपका। 5वें पे आते हैं हम। 5वां दिया है, संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब वर्गों को जोड़ रहे हैं x और y के, तो यानी x का वर्ग करो y का वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो। इतना आसान है
देखिए जो लिखा है वही कर रहे हैं हम, बड़ी सरलता से, है ना। अलग से हम कुछ नहीं कर रहे, और ये प्रश्न खुद बता रहा है कि मैं ऐसे हल होऊंगा। ये गणित की विशेषता है कि इसमें प्रश्न हमें रटना नहीं पड़ता, बड़े बड़े उत्तर, है ना। हो सकता है एक सवाल का हल 2 पेज में भी आए, लेकिन वो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। गणित खुद बोलता है, सवाल खुद बताता है कि भैया मैं ऐसे हल होऊंगा, मुझे इस तरह से हल करो, ठीक है। अब छठे प्रश्न पे आते हैं। लिखा है क्या, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में 5 जोड़ना है, ठीक है। इसको एक एक हिस्से को समझिए। संख्या m और n का गुणनफल कितना हो जाएगा, m और n का गुणनफल मतलब हो जाएगा mn। अब इस गुणनफल का 3 गुना, यानी इसमें 3 का गुना और कर दो, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना है, यानी जोड़ दो इनमें 5। ये हो गया आपका उत्तर। बताइए कितना सरल है। अब आइए सातवें पे आ जाएंगे आप। अब देखो 7वां प्रश्न क्या है, 10 में से संख्याओं x और y के गुणनफल को घटाना है, ठीक है। तो 10 में से संख्या x और y के गुणनफल को घटाना है, तो अभी घटा देते हैं। देखिए कितना सरल है ये 10 लिखा, इसमें से घटा दिया x y को, ठीक। इतना आसान है ये। इसके बाद में अगला दिया है अंतिम प्रश्न पहले का, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है, ठीक है। गुणनफल के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है। तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। देखिए कैसे होगा ये 8वां वाला। भाई संख्या a और b के गुणनफल में से घटाना है इनके ही गुणनफल को, योग को, है ना। तो a धन b कर दीजिए, ये हो गया। योग को हमने घटा दिया, ठीक है, गुणनफल में से। इतना आसान है, इस तरह से इसे आपको हल करना है। पहला प्रश्न यहाँ पे आपका हल हो गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 2, ठीक। अब समझिएगा प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है। प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को हमें छांटना है। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा भी दर्शाना है, ठीक है। सीधे हल करके समझते हैं हम कि पेड़ आरेख क्या होता है और गुणनफलों को कैसे हम छांटेंगे। अभी समझ लेते हैं। देखिए पहला लिखा है x ऋण 3, है ना। इसको हल करता हूँ सबसे पहले। तो पहले वाले को ही पहले हल करेंगे, इसका a वाला पहले हल करते हैं। लिखा है x ऋण 3, ठीक है। अब देखो भाई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x ऋण 3 और पेड़ आरेख बोला है ना, ये हो गया पेड़ आरेख। एक का मान x, एक का मान ऋण 3। अगर x के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, x और 1, और ऋण 3 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, एक तो ऋण 1 और 1 3। इस तरह से ये आ गए इसके गुणनखंड। तो कुल मिला के अब आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ये तो क्या हो गया आपका व्यंजक, है ना। ये क्या हो गए आपके पद, और ये हो गए आपके गुणनखंड। इस तरह से ये प्रश्न हमने हल कर लिया, पहले का a वाला। अब पहले का b वाला हल करते हैं। b वाला क्या दिया है, b वाला दिया है 1 + x स्क्वायर, है ना। 1 धन x धन x की घात 2। चलिए लिखता हूँ मैं इसको, 1 धन x धन x की घात 2। तो इसको भी ऐसे ही हल करूँगा मैं, 1 धन x धन x की घात 2 ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये x और ये x की घात
2 हो गया। अब इसके भी 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 1, मतलब एक ही इस तरह से लिखना है। x का भी 1 तो x हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x और x। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पे वही लिखना है आपको, ये व्यंजक है, ये पद हो गए और ये हो गए गुणनखंड। इस तरह से ये हमारा बी वाला भी यहाँ पे हल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अभी पहला ही चल रहा है ना, इसके सी पे आते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इन्हें मिटाकर यहीं पे सी वाला करूँगा, क्योंकि प्रश्न हमें दिखें तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम यहीं पे जो है आगे के पूरे हल कर लेते हैं जल्दी से। आप देखिएगा, आपको सारे समझ में आएंगे, बहुत ही सरल है, सही बात तो ये है। तो पहले का सी वाला लिखा है y माइनस वाई की घात 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y माइनस वाई की घात 3, और ये लाइन हमने खींच दी यहाँ पे। एक में लिखेंगे हम y, एक में लिखेंगे y की घात 3, पद हो गए। अब ये y और ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, y की घात 3 है तो 3 तो यही हो गए, है ना। तो जैसे 1 तो हो जाएगा यहाँ पे, क्या ये ऋण y था ना, तो ये ऋण 1 मान लीजिए, 1 y, दूसरा y और तीसरा y। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं सरलता से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वही लिखना पड़ेगा कि ये जो है ये व्यंजक हो गया, पद हो गया, और ये का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, इस तरह से सरलता से हल हो गया सी वाला। अब हम डी वाले पे आते हैं। डी वाला क्या दिया है, 5x y की घात 2 धन 7x की घात 2 y। ठीक है, तो 5x y की घात 2 धन 7x की घात 2 y। ठीक, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पे, 5x y की घात 2 धन 7x की घात 2 y। और ये लाइन हमने यहाँ से ऐसी खींची, इस तरह से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x y की घात 2, और यहाँ लिख दिया 7x की घात 2 y। और ये यहाँ पे इसके हमने गुणनखंड लिख देंगे इस तरह से, जैसे एक होगा 5, एक होगा x, एक होगा y, एक होगा y। यहाँ पे भी 4 होंगे, एक होगा 7, एक होगा x, y, इस तरह से। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये तो हो गया आपका व्यंजक, ये हो गया आपका पद, और ये हो गया आपका गुणनखंड। इस तरह से ये डी वाला हो गया। डी के बाद में एक बचा है ई वाला, इसको हम ज़रूर इसके नीचे कर सकते हैं। ई वाला क्या दिया है, ई वाला दिया है ऋण ए बी धन 2b की घात 2 ऋण 3a की घात 2। ठीक है, ऋण ए बी धन 2b की घात 2 ऋण 3a की घात 2, ऋण था ना लास्ट में, हाँ, इस तरह से। तो फिर एक बार इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे, जहाँ पे ऋण आ गया वहाँ पे एक गुणनखंड इसका ऋण 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखें आप, है ना। ठीक है, तो अब
तरह से हमने इसे हल करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऋण ए बी, यहाँ पे हो जाएगा 2b की घात 2 और ये हो जाएगा ऋण 3a की घात 2। ठीक है, अब ऋण है इस वजह से इसके 3 हो गए, ऋण 1 a और b, इसके तो 3 हैं ही, 2b b, इसके ऋण 1 3a a 4 हो गए, मतलब ऋण 1 3a a, इस तरह से, है ना, यही होगा। और अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये व्यंजक था, ये पद, और ये जो है इसका गुणनखंड। तो इस तरह से हमने ये वाला प्रश्न हल कर लिया, है ना। ये है दूसरे का पहला। अब बारी आती है दूसरे के दूसरे प्रश्न की। क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। अब ये पद और उनके गुणनखंडों को हमें इसमें छाटना है। बहुत सरल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये अध्याय, या कह लीजिए कोई भी अध्याय गणित में आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, समय समय पे आप प्रैक्टिस करते रहें, है ना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा गणित करेंगे, उदाहरण भी किताब में इसीलिए दिए होते हैं ताकि हमें स्टेप लिखना हम समझें, है ना। एक उदाहरण का उद्देश्य ये तो होता ही है कि हमें गणित समझ में आए कैसे किया जाता है, लेकिन स्टेप्स किस तरह से लिखी जाती है ये भी हमें बहुत अच्छे से उदाहरण में समझ में आता है, और मुख्य बात वही है, वो हमें ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, एक विद्यार्थी के नाते आना चाहिए। अब हम पहले प्रश्न की बात करेंगे, ए वाला। लिखा है ऋण 4x धन 5। इसको मैं हल कर रहा हूँ आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसानी से हल होगा, बहुत कम जगह भी लेगा। अगर मैं बात करूँ, पद और गुणनखंड लिखना है ना, तो पद सबसे पहले लिखते हैं। बताइए कितने पद दिखाई दे रहे, कौन कौन से पद हैं आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं। सबसे पहला पद है ऋण 4x और दूसरा पद है धन 5। धन लिखने की आवश्यकता नहीं है, हो गया। और क्या कहा है, गुणनखंड लिखिए। चलिए ठीक है, गुणनखंड भी लिख देते हैं। बताइए, एक गुणनखंड ऋण 4 है, एक x है और एक 5 है। ठीक, यही है गुणनखंड। बताइए कितनी सरलता से हो गया, ये ए वाला हो गया। अब बी वाला करते हैं, ठीक है। अब बी वाला करते हैं। बी वाला क्या है, ऋण 4x धन 5y। ठीक है, ऋण 4x धन 5y। तो इसमें भी आप देखेंगे पद सबसे पहले अगर लिखना चाहें तो आएंगे क्या, ऋण 4x एक पद हो गया और 5y एक पद हो गया। ठीक है, अगर गुणनखंड लिखना चाहेंगे तो एक ऋण 4 हो गया, एक x हो गया, एक 5 हो गया और एक y हो गया। इतने गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, अब सी वाले पे आते हैं। सी वाला जो है वो दिया है 5y धन 3y की घात 2, है ना। 5y धन 3y की घात 2। तो अगर इसके पद लिखना चाहेंगे तो लिखाएंगे 5y और 3y की घात 2। और अगर इसके गुणनखंड लिखना चाहेंगे तो लिखाएंगे 5y फिर 3y और y, इस तरह से। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब डी वाले पे आते हैं। डी वाला प्रश्न क्या है, डी वाला प्रश्न है xy, है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है, धन 2x की घात 2 y की घात 2। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो पद जो हैं वो एक हो गया xy और एक हो गया 2x की घात 2 y की घात 2। ये दो पद हो गए। और अगर गुणनखंड की बात करें तो एक x है, एक y है, फिर एक 2 है,
है ना, 2 है, एक x है, एक और x है, एक y है, एक और y है। इस तरह से ये d वाला हल हो गया। इसके बाद में अब हम e वाला हल करते हैं। क्या दिया है e वाला, पी क्यू धन क्यू, पी क्यू धन क्यू। तो पद की अगर हम बात करें तो एक हो गया पी क्यू और एक हो गया क्यू। अगर गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड में आ जाएगा पी क्यू और क्यू, ये होगा इसके गुणनखंड। ठीक है, अब एफ पे आइए। एफ वाला क्या दिया है, देख के लिखना पड़ेगा। 1.2 AB ऋण 2.4 B धन 3.6 A। ठीक है, तो पद की अगर बात करेंगे तो एक पद आएगा 1.2 AB, एक है ऋण 2.4 B और एक है 3.6 A। ये इसके पद हो गए, है ना। अब हम इसके गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड, तो गुणनखंड एक तो हो गया 1.2, एक हो गया A, एक हो गया B, फिर एक हो गया ऋण 2.4, एक हो गया B, फिर एक हो गया 3.6 और एक हो गया A। ये इसके गुणनखंड हो गए। इस तरह से ये F वाला हल हो गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम G और H वाला करेंगे, तो पहले G वाला करते हैं। ठीक है, G में लिखा है 3/4x धन 1/4, 3/4x धन 1/4। ठीक है, अब देखिए अगर इसके पद की बात करेंगे तो इसमें जो पद हमें लिखने हैं वो 2 हैं, एक है 3/4x और एक है 1/4। और अगर गुणनखंड की बात करेंगे तो वो हमें लिखना पड़ेगा 3/4x और 1/4, इस तरह से। तो ये आपका G वाला यहाँ पे हल हो गया। अब G के बाद H पे आएंगे हम। H वाले पे 0.1 P की घात 2 धन 0.2 Q की घात 2, है ना। तो अब इसको अगर हमें हल करना है, H वाला है ये, तो पद लिखते हैं 0.1 P की घात 2 और एक हो जाएगा 0.2 Q की घात 2। अगर बात करेंगे इसके गुणनखंड की तो वो हो जाएंगे तो 0.1, एक P, एक और P, फिर एक होगा 0.2, एक Q और एक और Q। ठीक, इस तरह से ये हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। तो 3 वाला प्रश्न पढ़ता हूँ मैं। लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। संख्यात्मक गुणांकों की पहचान करना है जो अचर नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये भी इसी तरह से हल कर लेते हैं जैसे अभी किया था पहला वाला, है ना। सबसे पहले तो पहला प्रश्न लिखा है 5 ऋण 3 T की घात 2। अब लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों के जो अचर न हो पहचान कीजिए। संख्यात्मक गुणांकों की पहचान करनी है, ठीक है, और वो अचर नहीं होने चाहिए। तो आप जानते हैं कि इसमें जो है हमें संख्यात्मक गुणांक की पहचान इस तरह से करनी पड़ेगी कि एक तालिका बना के भी कर सकते हैं हम सबकी, 10 हैं पूरे, 9 हैं तो
बिना तालिका के करते हैं। चलिए, ये तो व्यंजक हो गया हमारा। अगर पद की बात करूं मैं इसमें, तो पद हो जाएगा हमारा वो वाला जो अचर ना हो बोला है ना, तो वो हो जाएगा पद हमारे पास में कौन सा, ऋण 3 टी की घात 2। और अगर पद के बाद में बात करें संख्यात्मक गुणांक की, संख्यात्मक गुणांक, तो वो हो जाएगा कौन सा, ऋण 3। संख्यात्मक बोला ना, संख्या लिखनी है, ठीक। ये पहला हो गया। एक मिनट, अब दूसरा वाला, दूसरे वाले में लिखा है 1 धन टी की घात 2 धन टी की घात 3, ये दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले पद लिख देते हैं, है ना, पद लिख देता हूँ। तो पद में हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 3 पद हैं यहाँ पे, है ना, जो अचर ना हो। एक टी है, एक टी की घात 2 है, एक टी की घात 3 है, ठीक है। तीनों का संख्यात्मक गुणांक एक ही है, तो ये मैंने लिख दिया संख्यात्मक गुणांक बराबर से 1 1 और 1, कुछ नहीं है, मतलब एक है तीनों का, है ना। ये शॉर्ट में लिखा मैंने संख्यात्मक गुणांक इस तरह से। तो ये दूसरा हल हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा वाला जो प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है ना, एक और लाइन ऐसी खींच दी जाए ताकि ये जो है पूरा प्रॉपर पार्टीशन दिखाई दे। तीसरा वाला जो है वो है x धन 2xy धन 3y। यहाँ पे अगर मैं पद की बात करूँ तो इसमें पद जो है वो 3 है। एक है x, एक है 2xy और एक है 3y, ठीक। अब इनके गुणांक लिख देते हैं। संख्यात्मक गुणांक, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इस तरह से इसे हल करना है ना। कौन सी संख्या से गुणा हो रहा है चर पद में, उसे हम संख्यात्मक गुणांक कहते हैं, ठीक हो गया। अब अगला प्रश्न हल करते हैं जो है चौथा वाला। क्या है चौथा प्रश्न, 100m + 1000n, है ना, ये 100m + 1000n। तो 2 पद हो गए हमारे पास में, 100m और 1000n, ये 2 पद हो गए। संख्यात्मक गुणांक ये हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 1000। इस तरह से ये हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और 5वें पे आते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, ऋण p की घात 2 q की घात 2 धन 7pq। ऋण p की घात 2 q की घात 2 धन 7pq, ये प्रश्न हो गया हमारा। तो अगर हम इसमें पद पे आए तो एक हो जाएगा ऋण p की घात 2 q की घात 2 और एक हो जाएगा 7pq। अगर गुणांक की बात करनी है हमें तो संख्यात्मक गुणांक जो हैं वो हो जाएगा इसका ऋण 1 और इसका 7, इस तरह से हो जाएगा। 6वें प्रश्न पर आते हैं अब हम, है ना। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं सारे प्रश्न। अब लिखा है 1.2a धन 0.8b। 1.2a ये ना, हाँ, धन 0.8b। तो अब अगर हम इसके पद लिखेंगे तो 2 होंगे, एक 1.2a और एक 0.8b। और इसके संख्यात्मक गुणांक जो है
वो 1.2 और 0.8 होगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में अब 7वें पे आते हैं। सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न क्या दिया है? सातवां प्रश्न है 3.14 r की घात 2। 3.14 r की घात 2। पद एक ही है इसमें। संख्यात्मक गुणांक की बात करें तो वो 3.14 है। अब 8वें पे आते हैं हम। 8वां प्रश्न है 2 कोष्टक में l धन b। 2 कोष्टक में l धन b हो गया, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2l धन 2b। अब हल हो जाएगा पद, तो 2l हो गया और एक 2b हो गया। ये 2 पद हो गए इसके। और संख्यात्मक गुणांक की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 2, इसका भी और इसका भी 2। स्पष्ट है, इस तरह से होगा ये। अब हम 8वें की बात करते हैं। 8वां प्रश्न, तो 8वां के बाद अब 9वां है ना। 9वां क्या है? 9वां प्रश्न है 0.1 y धन 0.001 y की घात 2। धन है ना बीच में, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 0.1 y धन 0.001 y की घात 2। तो पद इसमें एक है 0.1 y और एक है 0.01 y की घात 2। संख्यात्मक गुणांक की अगर बात करें तो इसमें 0.1 है और इसमें 0.01 है। इस तरह से ये हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए कुछ प्रश्नों के हल का, कि किस तरह से हमने इसे हल किया है। अभी प्रश्न क्रमांक 3 था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। ठीक है, 4 लिखा है प्रश्न क्रमांक 4 में कि पहले वाला प्रश्न है ए, 2 प्रश्न है इसमें, ए और बी। ए वाले में लिखा है कि वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो पहले हमें वो पदों को पहचानना है जिनमें x है और फिर इनमें हमें लिखना है x का गुणांक। ठीक है, करते हैं ऐसा। सबसे पहले पहला प्रश्न जो है y की घात 2x धन y। तो ये मैंने पहला प्रश्न लिख लिया यहाँ पे। 1 मिनट। पहला प्रश्न है y की घात 2x धन y। ठीक, तो लिखा है पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो जिनमें x है ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा जिनमें x है। अगर उसकी बात करें तो वो है क्या? जिनमें x है वो है इसमें y स्क्वायर x, यही है इकलौता। ठीक है, अब x का गुणांक लिखना है हमें ना, तो x का गुणांक इसमें है कितना? y स्क्वायर, है ना। y स्क्वायर ही तो है x का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया y स्क्वायर। ये हमारा पहला वाला हल हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है 13 y की घात 2 ऋण 8 yx। तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा जिनमें x है उनकी अगर बात करें तो वो है ऋण 8 yx और x का जो गुणांक है यहाँ पे वो है ऋण 8 y। इस तरह से x का गुणांक मतलब जो x के गुणे में है। अब x के गुणे में अगर ABCD भी है तो वो भी लिखना पड़ेगा, और संख्या है तो वो तो लिखना ही है। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से हमें इसे हल करना है। अब हम तीसरा वाला हल करते हैं।
तीसरा वाला है x धन y धन 2। तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि जिनमें x है वो तो सिर्फ x ही है, और x का जो गुणांक है यहाँ पे वो है धन 1, है ना। तो उसको बस आपको यहाँ पे 1 लिखना है। अब चौथे पे आते हैं। चौथा है 5 धन z धन zx। 5 धन z धन zx। तो जिनमें x है वो है zx, और x का जो गुणांक है यहाँ पे वो है z। ठीक। अब आइए पाँचवें पे। पाँचवा है 1 धन x धन xy। तो जिनमें x है अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे 2 के पास x है, एक है x और एक है xy। तो x के गुणांक यहाँ पर हो जाएंगे, एक तो 1 और एक y, इस तरह से। ठीक है, x के गुण में है ना, इसलिए। अब छठवा करते हैं हम। छठवा प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है। 12 xy की घात 2 धन 25। ठीक है, 12 xy की घात 2 धन 25। तो अब देखिए, जिनमें x है अगर उनकी बात करें तो वो है 12 xy की घात 2। तो यहाँ पर x के जो गुणांक हैं वो हो जाएंगे, एक तो 12 और एक y की घात 2। ठीक है, 12y की घात 2 एक साथ लिखिए, 12y की घात 2। इसके बाद में अब 7वें पे आते हैं। ये अभी हम जो हल कर रहे हैं सारे, ये a वाला गणित हल कर रहे हैं हम, है ना। a वाला, a के 7 क्वेश्चन थे। तो 7वां है 7x धन xy स्क्वायर। तो आपको लिखना पड़ेगा जिनमें x है अगर बात करें तो एक है 7x और एक है xy की घात 2। तो x के गुणांक अगर बात करें तो एक में हो जाएगा 7 और एक में है y की घात 2, इस तरह से। तो ये हल हो गया हमारा। अब हमें b वाला हल करना है प्रश्न। तो b वाला दिया है, देखिए, वे पद पहचानिए जिनमें y की घात 2 है और फिर इनमें y की घात 2 का गुणांक लिखिए, जैसे अभी हमने x का किया। तो बहुत सरल है, ये करते हैं अब, है ना। देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले पहला है ना, ये b वाला कर रहे हैं हम, b वाला। तो b वाले में सबसे पहले हम करते हैं पहला। क्या है पहला? 8 ऋण xy की घात 2। 8 ऋण xy की घात 2। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा पद जिनमें y की घात 2 है ना। प्रश्न में यही लिखा है ना, y की घात 2। हाँ, तो जिनमें y की घात 2 है वो पद कौन सा है? x y की घात 2। ठीक। अब इसमें y की घात 2 के गुणांक की अगर बात करें तो वो है ऋण x, इस तरह से। अब दूसरा वाला हल करते हैं। 5y की घात 2 धन 7x लिखा है। तो जिनमें y की घात 2 है अगर बात करें तो है वो 5y की घात 2, ये पद हो गया। और y की घात 2 के जो गुणांक हैं अगर वो लिखने पे आए हम तो हमें लिखना पड़ेगा 5। ठीक।
इसके बाद में तीसरा 2x की घात 2y ऋण 15xy की घात 2 धन 7y की घात 2। तो जिनमें y की घात 2 है वो दो पद हैं यहाँ पे, एक है ऋण 15xy की घात 2 और एक है 7y की घात 2। तो इसलिए यहाँ पे y² के गुणांक हो जाएंगे, एक ऋण 15x और एक हो जाएगा 7। ठीक है, ये दो हो गए। तो ये हमारा ए और बी वाला दोनों हल हो गए चौथे का। अब हम पांचवें प्रश्न पर आते हैं। ये है हमारा पांचवा प्रश्न। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में बताना है कि कौन सा एक पद है वाला है, कौन सा दो पद वाला है और कौन सा 3 पद वाला है। बहुत ही सरल है, ठीक है, बहुत आसान है। करते हैं, कितने हैं टोटल? 12 प्रश्न दिए है ना, अभी हो जाएंगे, अभी करते हैं। सबसे पहले पहला, इनके सामने ही लिख देता हूँ कि ये एक पद है कि द्विपद है ना, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। हल में आपको ऐसे ही करना है। जैसे अगर पहले की बात करूँ तो इसमें हमें 2 पद दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा द्विपद, ये हो जाएगा एक पदी, ये हो जाएगा इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं हमें? इसमें हमें 2 पद दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा द्विपद, ये भी हो जाएगा द्विपद। ठीक है, ये हो जाएगा एक पदी, ये हो जाएगा त्रिपद, ये हो जाएगा एक पदी, ये हो जाएगा द्विपद, ये हो जाएगा त्रिपद, ये हो जाएगा द्विपद, ये हो जाएगा त्रिपद और ये हो जाएगा त्रिपद। इस तरह से इसे हल करना है। बताइए कितना सरल प्रश्न है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 हमारे सामने दिया है। पूछा जा रहा है बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि समान है कि असमान है? भाई अगर दोनों x वाले हैं तो समान है, एक x वाला एक y वाला है तो असमान हो गए। दोनों बिना x y वाले सिर्फ संख्या है तो भी समान है। तो आप समझ गए ना कि समान कौन से होते हैं और असमान कौन से। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले पहला वाला 1 और 100, मैं सीधे हल कर रहा हूँ है ना। तो अब आपको इसके आगे लिखना है, यहाँ पे ना तो x है ना ही y, दोनों संख्या हैं, तो ये जो है आप कहलाएंगे आपके लिए समान पद। ठीक, अब दूसरा वाला लिखा है ऋण 7x और 5/2x, दोनों ही x के रूप में दिए हुए हैं, दोनों में x है, तो ये भी होगा क्या? समान पद। तीसरा वाला है ऋण 29x फिर ऋण 29y, एक x वाला है और एक y वाला है, आप कह देंगे ये हो गए असमान पद। ठीक, चौथा वाला लिखा है 14xy और फिर 42yx। ठीक, आप जानते हैं xy लिखो या yx लिखो एक ही बात है, तो ये बिल्कुल समान पद हैं। ठीक, अब ये है पांचवा, लिखा है 4m की घात 2p ऋण
4 m की p की घात 2। अब ये बिल्कुल समान नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि एक जगह m की घात 2 है और एक जगह p की घात 2 है, तो ये जो है असमान है। ठीक। इसके बाद में छठवा वाला क्या लिखा है? 12xz, फिर लिखा है 12x की घात 2 z की घात 2। आप जानते हैं ये असमान पद हैं क्योंकि दोनों चरों में घातों का फ़र्क है ना। ठीक। तो इस तरह से ये जो है हमारा छठा प्रश्न यहाँ पर हल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 और मेरे ख्याल से ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। ठीक है। लिखा है निम्नलिखित में समान पदों को छाटिए। अभी छाट लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ए वाला है ना, ए वाला। तो ए वाले में हमें समान पदों को छाटना है। ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है x y की घात 2 है ना। तो ऐसा पद ढूंढना है जिसमें x है और y की घात 2 है। पहले तो वो ढूंढते हैं। जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया और नहीं है इसमें, है ना। तो पहले एक सवाल बना देते हैं इसका, है ना। चलिए, तो पहला वाला जो है वो हो जाएगा ऋण xy की घात 2 और 2xy की घात 2। ठीक। अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरे वाले में yx की घात 2 ढूंढना है। yx की घात 2 एक ये भी है, बस ये दो ही हैं। ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा ऋण 4yx की घात 2 और 20x की घात 2y। एक ही बात है ना भाई, घात तो जो है उसकी वो समान होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, दूसरा हो गया। अब तीसरा ढूंढते हैं जिसमें x की घात 2 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 मिल गए इसमें। तो तीसरे में 3 मिल गए, लिख देते हैं 8x की घात 2, फिर ऋण 11x की घात 2, फिर ऋण 6x की घात 2। ये भी हो गया। अब चौथा वाला ढूंढते हैं जिसमें y हो। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। तो एक हो गया 7y और एक हो गया y। अब पांचवा ढूंढते हैं जिसमें x हो। एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो ये हो गया ऋण 100x और 3x। अब छठवा जो बचा है yx और yx। तो ये हो जाएगा ऋण 11yx और 2xy या yx, एक ही बात है। तो ये ए वाला हो गया इस तरह से। अब हम करते हैं बी वाला। ठीक है, बी वाला करते हैं। तो बी में सबसे पहले वो ढूंढते हैं जो पी क्यू वाला है। तो एक ये हो गया पी क्यू, एक ये हो गया पी क्यू और एक ये हो गया पी क्यू। 3 है। ठीक है, 3 है। तो सबसे पहले लिखते हैं पहला वाला 10 पी क्यू, फिर ऋण 7 पी क्यू, फिर 78 क्यू पी। एक ही बात है ना। फिर दूसरा वाला दूसरा वाला, तो इसमें हमें पी ढूंढना है। एक ये पी हो गया, फिर सिर्फ पी ढूंढना है ना। एक ये पी हो गया, 2 है तो लिख देते हैं 2 जो है, एक हो गया 7 पी और एक हो गया 2405 पी। ठीक। अब तीसरा वाला, इसमें हम क्यू ढूंढते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया और नहीं है अब। ठीक है, तो इसमें भी 2 हो गए। एक हो गया 8 क्यू और एक हो गया ऋण 100
Q। अब चौथा वाला, इसमें हम ढूंढते हैं ऋण P की घात 2 Q की घात 2। तो P की घात 2 Q की घात 2 वाला एक ये भी हो गया, और बस ये 2 ही हैं, है ना। तो एक हो गया ऋण P की घात 2 Q की घात 2, और एक हो गया 12 P की घात 2 Q की घात 2। ठीक। अब पांचवा, अब ढूंढते हैं सिर्फ संख्या, है ना। तो ऋण 23 एक 41, तो 2 ही संख्याएं हैं। एक हो गया ऋण 12, है ना, ऋण 23 और ऋण और 41। ठीक है। इसके बाद छठवा, अब क्या ढूंढेंगे, अब ढूंढेंगे एक P² वाला। एक ये हो गया, एक ये हो गया, नहीं इसके पास तो Q भी है, एक ये हो गया, 2 हो गए। ठीक है। तो एक हो गया ऋण 5 P², एक हो गया 701 P²। ठीक, यानी P की घात 2। अब सातवां बचा है, जो बचा है वो लिख देते हैं। क्या क्या बच गया भाई, एक ये बच गया और एक ये बच गया, है ना। दोनों समान है, दोनों में P की घात 2 है और Q अकेला है ना। तो लिखते हैं सबसे पहले 13 P की घात 2 Q और Q P की घात 2, इस तरह से। तो आप जानते हैं कि ये यहाँ पे इस तरह से हमारी ये जो प्रश्नावली है 10.1 वो पूरी हो गई। आप चाहे तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको ज़रूर ये प्रश्नावली पर बना हुआ ये वीडियो समझ में आया होगा। सारे गणित हमने किस प्रकार से एक एक स्टेप बाय स्टेप हल किए ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सरल प्रश्नावली है ये, बहुत ही सरल अध्याय है, बहुत ही सरल विषय है जो हम पढ़ रहे हैं। आप ज़रूर इसकी समय समय पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो की लिंक को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी बच्चों, अगली नई जानकारी के साथ में, नई प्रश्नावली के साथ में, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।